Hi guys, welcome to Amer's Aptitude. So, yesterday in the finance concept, we discussed what are three types of statement. सिर्फ नाम बता के छोड़ दिया था कि एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, एक बैलेंस शीट होती है और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है. अब धीरे धीरे करके आने वाली सीरीज के अंदर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इन डिटेल. सो talking about first statement, today we will talk about profit and loss statement. ओके. सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बेसिकली एज द नेम सजेस्ट टॉक्स अबाउट कि तुम्हें कितना फायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है. सिंपल कहानी इसकी बताऊं तो मैंने कल भी बताया था कि अगर आप सेलिंग प्राइस में से अपनी कॉस्ट प्राइस हटा दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. बट अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है किसी केस में और सेलिंग प्राइस आपका कम होता है तो उस केस में आपको लॉस निकल के आ जाएगा. सेलिंग प्राइस क्या होती है यार किसी भी चीज़ की? सेलिंग प्राइस, आज हम एक बिजनेस की बात करते हैं. सब लोग जानते हैं एक दुकानदार है, ठीक है. एक दुकानदार है, वो बिजनेस कर रहा है मार्केट में. वो बिजनेस कर रहा है तो वो चीज़ें बेच रहा है. वो चीज़ें बेच रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सबसे पहले सेल्स या फिर रेवेन्यू. सेल्स या फिर रेवेन्यू. तो मान लो उसने 100 रुपए की चीज़ें बेची. अब वो 100 रुपए की जो चीज़ बेची, मान लेते हैं अपन कि उसकी सोप की दुकान थी, ठीक है. सोप की दुकान थी और ये एक रिटेलर था. रिटेलर, जिसको नहीं पता क्या होता है, रिटेलर वो होता है जो डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट होता है जो कंज्यूमर को बेचता है. अपने घर के आसपास की राशन की दुकान को समझ लो, वो रिटेलर होती है बेसिकली, ठीक है. उसने 100 रुपए का सामान बेचा, सेल्स की 100 रुपए की. अब ये जो सोप लाया था, ये इसने क्या किया, इसने खरीदा किसी से. वो साइकिल कैसे चलती है पूरी, कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, ये सामान बनाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर से सामान जाएगा होलसेलर के पास. किसके पास जाएगा? होलसेलर के पास. होलसेलर से सामान जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास. और डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि ये पहुंचाए रिटेलर के पास. और आपके पास सामान आता है एकदम एंड में, एकदम एंड में कंज्यूमर या कस्टमर के पास. तो इतनी बड़ी साइकिल होती है ये पूरी. अब इसने मान लो 50 रुपए का सामान बनाया, अपना प्रॉफिट जोड़ा 5 रुपए का और इसको 55 में बेचा. इसने भी 5 रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़ा और डिस्ट्रीब्यूटर को 60 में बेचा. अब इसने रिटेलर को 65 में बेचा और इसने आगे कंज्यूमर को 100 रुपए में बेचा. तो हमने इसमें से क्या माइनस कर दिया? 65. क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्या है ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्या बोलेंगे इसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या आ जाएगा? आपने जितना भी खर्चा किया अपने गुड्स जो आपको बेचने हैं, उनकी आपको कॉस्टिंग क्या पड़ी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जितने गुड्स आपको बेचने हैं उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ रही है, आपको खरीद क्या पड़ रही है उसकी, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कितना पैसा बच गया बेटा आपका? 35 बच गया. अब आपकी दुकान पे, आसपास की दुकान पे अगर आपने देखा होगा तो सिर्फ एक ही आदमी दुकान नहीं चलाता है, उसमें और भी लोग होते हैं जो काम करते हैं उधर. करेक्ट. तो जो और लोग उधर काम करते हैं उनकी सैलरी वगैरह होगी. सैलरी होगी. मान लेते हैं 10 रुपए उसकी सैलरी होगी, 25 रुपए. ये क्या सैलरी फिक्स्ड एक्सपेंस है? सैलरी एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, यस और नो? सैलरी हमेशा देते रहोगे जब तक एम्प्लॉय रखोगे. तो कई खर्चे ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग होते हैं. ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल और सरल भाषा में, आप कंपनी के ऑपरेशंस को रन कर रहे हो, आप कंपनी के ऑपरेशंस को रन कर रहे हो, तो जो ऑपरेशंस को चलाने में खर्चा हो रहा है कंपनी के, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे जो मेरे हर साल होंगे ही होंगे, एक तरीके से जो मेरे काम की ऑपरेशंस में लगने ही वाले हैं खर्चे, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है. उसके बाद हमें कई बार ऐसा होता है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आता है. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आता है, मतलब कि वो खर्चे जो हर साल नहीं लगेंगे बट कभी कभी लग जाएंगे, कभी कभी लग जाएंगे. अब जैसे मान लो कि दुकान के अंदर है ना, एक आपका कबर्ड था, कबर्ड का शेल्फ टूट गया. अब शेल्फ हर साल थोड़ी टूटता रहेगा, तो शेल्फ के ऊपर जो खर्चा आ जाएगा उसे मैं यहाँ डाल दूंगा, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. इससे मेरे ऑपरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इससे मेरे ऑपरेशन को फर्क पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको नहीं रखूंगा तो मेरा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ सकता है. ठीक है. मेरा काम कौन करेगा? मैं काम नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा, तो फिर मैं रेवेन्यू भी इतना जनरेट नहीं कर पाऊंगा. तो उसकी वजह से ये शेल्फ का 10 रुपए का खर्चा रह गया. तो लास्ट में जो कट कटा के बचा, वो क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट. ये मोटा मोटा आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट.
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. कोई भी आपको बोले डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर मी, you will tell that I'll include my sales, I'll cut all my expenses from that, and I'll come upon certain numbers that will be my net profit. I have to deduct the operating expenses also, non-operating expenses also, and then whatever number I'll be arriving at, that is termed as net profit. So the statement that captures all these aspects is profit and loss statement. ठीक है गाइस, सो दिस इज इट फॉर टुडे. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड अगर कोई डाउट आता है, कमेंट आता है तो प्लीज़, अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. ये आपको एमबीए में छोटे छोटे कंसेप्ट जाने से पहले पता होने चाहिए, अदरवाइज थोड़ा एडेड एडवांटेज नहीं उठा पाओगे वहाँ पे. ठीक है, सी यू ऑल टुमारो. बाय गाइस, टेक केयर.